गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख पा रहे हैं कि ये क्या हो गया। नेचुरल गैस में यूरोप ने क्या कर डाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। जैसी हमने क्रूड ऑयल में न्यूज़ बताई थी कि एसपीआर बाईबैक वाली जो न्यूज़ आई थी सैटरडे को, उसी तरीके की जो एज सच इस तरीके से कोई नेचुरल गैस की न्यूज़ है जिसका हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े मार्केट की प्राइस पे जब मंडे मार्केट खुलेगा। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे एक वीडियो बना लेना चाहिए। सो वेलकम यू ऑल। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल क्यों करेंगे? क्योंकि क्योंकि आप सब्सक्राइब इसलिए करेंगे क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों, वो वीडियो बड़े यूनिक होते हैं। मुझे लगता है कि आपको किसी भी चैनल पे इस तरह के वीडियोस नहीं मिलेंगे। वो यूनिक इसलिए है क्योंकि दोस्तों मैं थोड़ा जेन्युइन तरीके से वीडियो बनाता हूँ, बिना किसी प्री डिफाइंड शूटिंग के स्पॉन्टेनियसली वीडियो बनाता हूँ। ठीक है ना? और चैनल इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए तो आपकी बहुत नॉलेज मिलने वाला है दोस्तों। इस वीडियो में हम किस बारे में बात कर लें तो इस वीडियो में हमारा कंपोनेंट्स रहेगा कि नेचुरल गैस के मंडी के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्लोजिंग कैसी रहेगी, पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस के क्या टारगेट्स लेवल्स रहेंगे, राइट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। कौन कौन सी न्यूज़ जो मैं ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैंने थंबनेल में डाली है उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वो कि उस प्राइस का चार्ट पे उस प्राइस पर नेचुरल गैस की प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फिर बात करेंगे हम हमारी टेक्निकल चार्ट के बारे में कि टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है। फिर हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। फिर हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। तो आपको समझ आ गया होगा, इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट कॉम्बो पैकेज। बेस्ट इंट्राडेबल, बेस्ट लेवल्स विथ स्किल एंड नॉलेज। सिर्फ कैंडलस्टिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ और भी दिया जाता है आपको। तो चलिए बात करते हैं, शुरू कर लेते हैं फटाफट से अपना वीडियो, राइट। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सी न्यूज़ है। सबसे पहले मुद्दे पे आ जाएं, क्योंकि जो लोग मुद्दे पे आते हैं सबसे मतलब डायरेक्टली मुद्दे पे आना होता है, राइट। फालतू की बातें करने से क्या मतलब है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए, ग्रिड बोटलनेक्स कुड डेरेल यूरोप्स रिन्यूएबल एनर्जी बूम। मैंने आपको न जाने कितने वीडियोस बनाए हैं। शायद आप अगर मेरे सारे वीडियोस अगर आपने देखे हैं और अंत तक देखे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था रिन्यूएबल एनर्जी, अल्टरनेट एनर्जी, दिस इज अ फॉर्म ऑफ अल्टरनेट एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी होती है, फॉसिल फ्यूल्स होता है आपका, न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी क्रिएट की जाती है, राइट। कोल से एनर्जी क्रिएट की जाती है, सोल से एनर्जी, वाइंड से, ये सब अल्टरनेट एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। तो काफ़ी लोग क्वेश्चंस पूछे जब यूरोप में इस तरह की प्रॉब्लम है, क्यों रशिया से वो नहीं ले रहा, रशिया से नहीं ले रहा तो कहाँ मिल रहा है? आज भी मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर जब यूरोप इतनी ट्रबल में है, इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस है, तो क्यों रशिया से नहीं ले रहा है? क्यों चाइना से नहीं ले रहा है? क्यों अभी भी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों पे अड़क जाता है, खुद का ही नुकसान करवा रहा है? तो गाइस देखो, बात ये है कि यूरोप पहले से ही एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी में बहुत आगे रहा है। सोलर, वाइंड एनर्जी, ये जो एनर्जी है इनमें यूरोप आगे रहा है। अमेरिका अब उसको टक्कर देने की कोशिश कर रहा है जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, लेकिन यूरोप है। तो देखिए यहाँ पे ये जो न्यूज़ है इसके 2 पार्ट करेंगे हम। ग्रिड बॉटलनेक्स कुड डिरेल यूरोप्स रिन्यूएबल एनर्जी बूम। देखो, तो इससे एक चीज़ आपको समझ आ रही है कि यूरोप में बूम है रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है ना? तो जल्द ही मुझे लगता है कि यूरोप एनर्जी में लीड करने लगेगा, सोलर, स्पेसिफिकली सोलर एंड वाइंड एनर्जी में, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि उसको ये सब चीज़ें से मतलब ही नहीं रहेगा। हर चीज़ वो अपनी सोलर और वाइंड एनर्जी से करेगा। वो जो पवन चक्कियाँ नहीं चलती है हमारे यहाँ पे, सोलर वाइंड एन सोलर के लिए तो सोलर इक्विपमेंट होते हैं, और जो वाइंड एनर्जी होती है, ठीक है ना? वो होती है हमारी पवन चक्कियाँ वगैरह जिससे एनर्जी जनरेट, जो एक लॉस मेकिंग बिज़नेस है इंडिया में, राइट? बिकॉज़ उसके लिए चाहिए काफ़ी सारा पैसा, और वो है यूरोप के पास। भले ही यूरोप में अभी महँगाई बढ़ी हो लेकिन खजाना तो उसके पास अभी भी बहुत सारा है। तो बात कर लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में, पूरा डिटेल में बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको इंग्लिश में बताऊँगा, फिर हिंदी में भी अनुवाद करूँगा, तो मेरी हिंदी भाई निराश ना हो। Europe's renewable energy industry is booming. That's true. If Europe is to remain a leader in the renewable energy, the region will have to invest more into its grid. Grid bottleneck could rail. देखिए, जब एनर्जी बूम के बारे में बात आती है तो देखो, सोलर एनर्जी में तो, सोलर और वाइंड एनर्जी में तो पहले यूरोप का नाम है, स्पेशली वाइंड एनर्जी में, राइट। लेकिन जब एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की बात आती है तो इट्स नॉट अबाउट सोलर एनर्जी, it's about wind energy, it's about grid, it's about nuclear reactor energy, it's a complete renewable energy forms, right? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक हम नहीं बोलते हैं कि कोई भी किसी कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आता है तो हम कैसे उसको रिजल्ट को देखते हैं। एक होता है स्टैंड अलोन, होता है कंसोलिडेटेड होता है। स्टैंड अलोन क्या होता है? स्टैंड अलोन जो उसके कोर बिजनेस, जो इनकम जनरेट होती है और जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन। और एक होता है कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। कंसोलिडेटेड में स्टैंड अलोन प्लस एक्स्ट्रा इनकम, राइट। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि किसी कंपनी का रिजल्ट आया है जो जिसका प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है, उसको प्रॉफिट मान लीजिए बहुत अच्छा खासा हुआ है,
ठीक है? उसका बिज़नेस भी बहुत अच्छा खासा हुआ। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि उसका स्टैंड अलोन बिज़नेस इतना अच्छा नहीं गया, ना ही स्टैंड अलोन बिज़नेस में उसको कोई प्रॉफ़िट हुआ है, लेकिन जो मोटा-मोटा प्रॉफ़िट आया है, वो आया है उसके एक्स्ट्रा इनकम से। तो वो एक सस्टेनेबल बिज़नेस नहीं है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम होती है, राइट? दैट इज़ नॉट योर कोर बिज़नेस। तो इफ यू आर गेटिंग अगर आपको वहाँ से आपको सेल्स मिल रही है और प्रॉफ़िट मिल रहा है, जो आपका कोर बिज़नेस है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी गिव यू अ गुड विज़न फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कि ये कंपनी आगे जाएगी। अगर एक्स्ट्रा इनकम कैसे होती है? मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, मेरी एक्स्ट्रा इनकम है, अब इसका कोई भरोसा थोड़ी है। लेकिन अगर आपका खुद का एक अच्छा खासा, हालाँकि ये भी एक बिज़नेस है, वो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन खुद का कपड़े का बिज़नेस है, वहाँ पे आप अच्छा कर रहे हैं, उस मेन इनकम वहाँ से आ रही है, तो वो एक आपका कोर बिज़नेस है। हो सकता है मार्केट आपका कोर बिज़नेस है, जो भी आपका कोर बिज़नेस है, उससे इनकम जनरेट हो रही थी। तो देखिए, जब एनर्जी सेक्टर की बात की जाती है, तो सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, दैट्स डेफिनिटली प्ले है इम्पोर्टेंट रोल। लेकिन जो ग्रिड एनर्जी है, क्योंकि ग्रिड एनर्जी आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई आपकी, न जाने बहुत सारी चीज़ें हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, राइट? वो डेफिनिटली, तो उसमें अगर कुछ बॉटलनेक्स हो, उसमें अगर कुछ गिरावट हो, तो एक डेफिनिटली एक धक्का लगता है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर यूरोप को रिन्यूएबल एनर्जी बूम जो है, उसमें अगर अपनी पोजीशन बरकरार रखनी है और आगे बढ़ना है, तो उसको ग्रिड वाली जो एनर्जी है, उसमें उसको काम ज़रूर करना पड़ेगा, बिल्कुल। देखिए, यूरोप एनर्जी ट्रांजिशन एम्बिशंस फेस सेवरल चेंजेस, बट अ मेजर इम्पेडिमेंट टू ब्रिंगिंग अ न्यू रिन्यूएबल पावर ऑनलाइन इज इनसफिशिएंट ग्रिड कैपेसिटी। राइस्टेड एनर्जी करंट बेस्ड, देखो, मेरे को इसके बारे में भी पता है कि अब जब ये यूरोप के पास कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, पुरानी प्रॉब्लम नहीं है, और इसके लिए उनके प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। उन्होंने न जाने अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। हालाँकि देखो, मार्केट में देखो, पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है, बिज़नेस अपनी जगह होती है। आपको देखा होगा इंडिया चाइना में बहुत दुश्मनी है। आपको लगता है कि इंडिया चाइना में बहुत दुश्मनी है। जब लेकिन ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था ना, तब इंडिया चाइना ने आपस में मिलके भी बहुत बिज़नेस किया, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है ना? हम पब्लिक के लिए होता है कि यार इंडिया चाइना तो साला वो दोनों की सेनाएँ आगे, आप कैन यू बिलीव इट? जब हमारी सेनाएँ वहाँ थी लद्दाख के उधर, और चाइना की सेनाएँ भी लद्दाख के इधर थी। दोनों आपस में जब फाइट कर रहे थे, तब भी हम अच्छा खासा बिज़नेस कर रहे थे। तो हमने बिज़नेस बंद नहीं किया अपना, और बिज़नेस कभी भी कोई बंद नहीं करता है। देखो, ल फाइट अपनी जगह है और बिज़नेस अपनी जगह है। तो उसी तरीके से देखो, अमेरिका भी कॉन्कर करना चाह रहा है यूरोप को, उसको एक राइवलरी उसको भी देना चाह रहा है, लेकिन साथ में उसको पावर ग्रिड में इक्विपमेंट भी दे रहा है, क्योंकि वहाँ से उनका बिज़नेस जनरेट हो रहा है। तो बिज़नेस इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट? तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं, यूरोप काफ़ी ट्राई कर रहा है, ठीक है ना? तो मैं इस चीज़ को इतना क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? अब आप बोलेंगे सर इसका क्या रिलेशन है? तो रिलेशन ये दोस्तों, सिंपल सी बात है। मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ कि मैं अगर बोलूँ कि आपका कोई पैशन है, जैसे आपका क्रिकेट है, आपका पैशन है, और क्रिकेट पैशन है और आपका फुटबॉल भी पैशन है। लेकिन मैं ये बोलूँ कि फुटबॉल आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं क्रिकेट से ज़्यादा, तो धीरे-धीरे फुटबॉल आपका पैशन बन जाएगा, आप क्रिकेट छोड़ दोगे। अब कोई भी बोलेगा भाई कि आपको क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, तो आप फुटबॉल जाके खेलेंगे। तो वही चीज़ होती है। रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ बूम हो रहा है, तो इसका मतलब समझिए जो बाकी की जो एनर्जीज़ वगैरह हैं, ठीक है ना? जैसे नेचुरल गैस हो गई, क्रूड ऑयल हो गई, राइट? उनका अस्तित्व खतरे में आएगा, उनकी डिमांड ऑटोमैटिकली कम होगी, ठीक है ना? कम ही होगी, अगर कम नहीं होनी होती तो ये यूरोप का मार्केट क्यों जा रहा है उसमें, ठीक है ना? इसीलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे उनको पहले से लीडरशिप है, और वो इसको एक अल्टरनेटिव बनाना चाह रहे हैं नेचुरल गैस का और क्रूड ऑयल का, ताकि उनको कुछ भी नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जब भी कोई, मैंने पहले ही बोला, जो भी कंट्री फ्यूचर में एक एनर्जी एफिशिएंट रहेगी, एनर्जी लीडर रहेगी, मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ा एक सुपर पावर देश बनेगा। तो यही है, तो इससे संदेश ये मिल रहा है इस न्यूज़ से कि देखिए, हर कंट्री, यूरोप जैसी कंट्री जो एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है, जिसको नेचुरल गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? वो भी रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है, आप समझिए, ठीक है ना? क्योंकि वो चाहती है कि वो अल्टरनेटिव एनर्जी पे शिफ्ट हो जाए। तो ये एक मार्केट में एक बहुत बड़ा संदेश है, और मुझे लगता है कि ये जो न्यूज़ आई है रिन्यूएबल एनर्जी बूम वाली, इससे डेफिनिटली, देखो, सबको पहले से पता है, ऐसी कोई नई बात नहीं है कि किसी को पता नहीं है कि रिन्यूएबल एनर्जी का बूम हो रहा है। लेकिन क्या है कि जब न्यूज़ फ्लैश हो जाती है ना, तब उसके सेंटिमेंट्स क्रिएट होने लग जाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि देखो, छोटे-छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं ना, बड़े इन्वेस्टर को पहले से पता है, छोटे-छोटे इन्वेस्टर उनको नहीं पता होता। तो एक छोटा-मोटा सा सेंटिमेंट तो आता ही आता है, ठीक है ना, मार्केट में। तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। आज वैसे मैं बता देता हूँ कि आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन भी होगा, ठीक है ना? काफ़ी लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा, उसमें भी बताया जाएगा। मैं अभी भी आपको ये बता देता हूँ कि मैं शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में 6.20 पे लाइव ट्रेडिंग सेशन जो होगा ना, उसमें आपको लेटेस्ट, देखिए, मैं आज लाइव सेशन जल्दी करने की कोशिश करूँगा, 7:30 के आसपास, 7 ओ क्लॉक के आसपास, ताकि, ठीक है ना, मैं थोड़ा आपको टाइम दे पाऊँ, कम से कम 1 घंटा दे पाऊँ आपको, और लाइव ट्रेडिंग सेशन में आपके पास सारा निचोड़, फाइनल वर्डिक्ट अभी भी मैंने बोला है, वही फाइनल वर्डिक्ट रहेगा। लेकिन लेकिन अगर मान लो कोई न्यूज़ आ जाती है फर्दर,
तो उसका एनालिसिस करके भी आपको बता दीजिए। अगर आपके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह का भी तो जवाब देना है मुझे, आपके सारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह होंगे, उसका भी आंसर्स देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि गाइज़ यहाँ पे इंट्राडे में देखिए अगर आप बात करें मंडे की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये डेफ़िनेटली 6.50 के आस-पास बहुत चांसेज़ है कि आने वाला है। डेफ़िनेटली आने वाला है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर ये ऊपर चला जाता है मान लो, तो मुझे लगता है कि जब तक ये 6.80 6 पॉइंट देखो इंट्राडे में भी बता रहा हूँ। इंट्राडे में जब तक ये देखिए मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है ना? काफ़ी लोग बोलते हैं सर आप बता दिए इंट्राडे लेवल आपने चार्ट नहीं दिखाया, तो मैं चार्ट बता देता हूँ। ठीक है ना? तो देखिए काफ़ी लोग बोलते हैं सर आप चार्ट में क्या यूज़ करते हो? देखो नॉर्मल चार्ट यूज़ करते हैं और हम फिबोनाची चार्ट देखते हैं। मैं फिबोनाची का फ्रेंड हूँ। अगर आप कैंडलस्टिक देखते हो तो कैंडलस्टिक में फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बेसिस पे लेवल्स आते हैं। प्लस मेरा एक चीज़ और भी रहता है चार्ट में जो मैं किसी को नहीं बताता हूँ, ठीक है ना? चार्ट में मेरे कुछ और फैक्टर्स भी रहते हैं, शायद इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरे पैटर्न्स कैंडलस्टिक से थोड़े अलग रहते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखिए 1 वीक का जो चार्ट देख पा रहा हूँ मैं, ठीक है? मुझे ये लग रहा है कि देखिए ये अगर यहाँ से ऊपर गया, मैंने आपको पहले ही बोला देखिए, अगर ये यहाँ से ना मैं 1 वीक का चार्ट देख पा रहा हूँ, अगर ये यहाँ से मुझे लगता है कि 6.75 मान लीजिए 80 नहीं 6.75 के ऊपर गया, तो मुझे लगता है कि एक बुलिश पैटर्न इंट्राडे में बन सकता है, शॉर्ट टर्म में नहीं और आपको वापस से 6.83 के लेवल्स ईज़िली आते हुए दिख सकते हैं। 6.85 तो मुझे लगता है कि 83, 85 तो आपको ईज़िली आते हुए दिख जाएँगे। लेकिन अगर यहाँ से नीचे गया, जिसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, अगर नीचे गया, तो मुझे डेफ़िनेटली लगता है कि 6.50 तो आपका तय है। लेकिन अगर ये 6 पॉइंट यहाँ से अ यस, यहाँ से अगर 6.45 तोड़ता है ये, तो मुझे लगता है कि बहुत मुझे मैं तो काफ़ी आश्वस्त हूँ अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस कि शॉर्ट टर्म में ये 6.20 आने ही वाला है। लेकिन कल भी मुझे इसका मार्केट डाउन साइड में लग रहा है क्योंकि एज़ सच देखो न्यूज़ जो मेरे पास है सारी, मैं सारी न्यूज़ तो आपको बता नहीं सकता यहाँ पे। तो जितनी भी न्यूज़ है और जितना भी मैंने आर-एन-डी की हूँ न्यूज़ के बारे में, वो उससे तो मुझे मार्केट तो बेयरिश ही लग रहा है। प्लस टेक्निकल चार्ट अगर आप मुझसे पूछें यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज़ में लग रहा है लेकिन आपको पता है कि कभी भी नेचुरल गैस कंसोलिडेट नहीं होता है, ठीक है ना? मार्केट में कुछ ना कुछ उठा-पटक होती है, तो यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर ये 6 पॉइंट यहाँ से देखिए, वैसे तो मेरे को लग रहा है कि मार्केट ये नीचे ही जाएगा, लेकिन अगर 6 पॉइंट कल 5-5 के नीचे चला गया ना, 6 पॉइंट सॉरी 5-6 के नीचे चला गया, तो फिर डेफिनिटली 6.50 तो आना ही आना है। कोई नहीं रोक सकता 6.50 को, तो मुझे अभी भी लग रहा है। लेकिन अगर ऊपर चलता है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, ऊपर जाता है, तो मुझे लगता है 6.75 बड़ा क्रिटिकल रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो क्रॉस करता है, तो 6.83, 6.85 के आपको मिल जाएँगे। ऑन एंड ऑल शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ यहाँ पे। अब मैं बात कर लेता हूँ इंडियन मार्केट के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग अभी इंडियन मार्केट के बारे में पूछ रहे होंगे मुझे कि भाई सर इंडियन मार्केट के बारे में बता दीजिए क्या होगा? तो गाइज़ अभी 549 पे है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ यहाँ पे। जब 580 पे था तब भी मैं बेरिश था। जब लोगों की धड़कनें तेज़ हो रही थी तब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और बेरिश था। आप मेरे वीडियोज़ देखे होंगे आपने, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैंने बोला है आपको, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे उनके लिए बोला है मैंने आपको, ठीक है? जो भी मेंबर्स हैं हमारे प्रीमियम मेंबरशिप यूट्यूब पे, ठीक है ना? तो 549 पे है ये भी देखिए यहाँ पे अगर ये ऊपर जाता है, ठीक है ना? और 556 को अगर क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि वापस से आपको ऊपर के लेवल्स देखो फिबोनाची सीरीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन-सा देखते हैं आप? तो फिबोनाची सीरीज़ मेरी ऐसे ही ड्रॉ हो जाती है गाइस, इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है ना? और जो वॉल्यूम मुझे दिखा रहा है, वैसे वॉल्यूम से मुझे ज़्यादा सार नहीं रहता बट फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं, जो वॉल्यूम दिखा रहा है, ठीक है ना? आपने देखा यहाँ पे वॉल्यूम ऊपर हुआ है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो अगर आप मैं 1 वीक का चार्ट देख लेता हूँ। आपको लगेगा यहाँ पे तो ये कैंडल-वैंडल है, मैं कैंडल में फिर से जाना नहीं चाहता, ठीक है ना? बट कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है गाइज़ कि अगर ये ऊपर भी गया तो 556 के ऊपर गया तो वापस से आपको हो सकता है 565 का लेवल मिल जाए बट ऑन एंड ऑल ये नीचे ही जाने वाला है। तो जितना ऊपर जाए मुझे लगता है और ध्यान रखिए दोस्तों ऑप्शन एक्सपायरी आ रही है, उसमें हमेशा सजग रहना है। जब भी एक्सपायरी आती है तो काफ़ी ऊटा-पटक होती है, मैनिपुलेशंस होता है तो यू शुड बी ऑलवेज़ वेरी यू नो कॉ कॉशियस कि जब भी एक्सपायरी आस-पास आए तब आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाना है। वहाँ पे बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है आपको, ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये आपका पैसा है, ध्यान रखिए हमेशा जब भी ट्रेड करें, ठीक है ना? अच्छे तरीके से ट्रेड करें, सब कुछ सोच समझ कर ट्रेड करें, किसी की बातों में ना आएँ। आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, इन्फ्लुएंस नहीं बनना है, ठीक है? इन्फ्लुएंस नहीं होना दूसरों से, राइट? मैंने हमेशा से बोला है, ठीक है ना? ईमानदारी से ट्रेड करिए और कभी भी कोई भी मैनिपुलेटेड न्यूज़ आए उसको आगे ना फैलाइए। तो देखिए यहाँ पे मैं बता चुका हूँ 556 के ऊपर आपको 565 के लेवल्स मिल जाएँगे। लेकिन अगर यहाँ से वापस से 545 के नीचे गया, तो मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली मेरे को ऐसा लग रहा है कि 535 तो आएगा ही आएगा, प्लस मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपको उसी दिन 520 के नीचे के लेवल भी मिल जाए। तो आई एम क्वाइट बेयरिश ऑन इट और जिस तरह की न्यूज़ है, मेरे को न्यूज़ में भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि मैं कुछ आपको बुलिश बताऊँ यहाँ पे क्योंकि मेरे को लग ही नहीं रहा है। मेरे को तो शुरू से ही नहीं लग रहा था, मैं क्या बताऊँ आपको, राइट? तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, "सर आपके एनालिसिस में क्या होता है?" तो वीडियो में तो आपको पता चल ही गया है।
कि हम पहले न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं, फिर टेक्निकल चार्ट में मैं मोस्टली फिबोनाची सीरीज़ देखता हूँ इवन, उसके बाद भी मेरे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैं बताता नहीं हूँ, ठीक है ना? वो चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं बतानी चाहिए, हमेशा सीक्रेट रहनी चाहिए, अपने पास रहनी चाहिए। सो मैं ओपनली बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें मेरी सीक्रेट रहती है जो मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है ना? और बतानी भी नहीं चाहिए, ये मार्केट का रूल है, ठीक है ना? कुछ चीज़ें सीक्रेट ही रहनी चाहिए। इसमें दूसरे कंपोनेंट्स भी है मैं जो यूज़ करता हूँ फिबोनाची सीरीज़ के अलावा, क्योंकि मुझे पता है अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर फिबोनाची सीरीज़ तो हम भी यूज़ करते हैं लेकिन हमारे तो हिट ना होते, तो आपके कहाँ से हिट हो गए? तो मेरे पास दूसरी सारी चीज़ें भी हैं, वो भी मैं यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ, ठीक है ना? वो सब कुछ करके मैंने हमेशा से बोला गाइज़ मैं जिस तरह का बंदा हूँ ना, मैं मेरे को कोई घंटा कोई फ़र्क पड़ता है किसी से कि कौन क्या दे रहा है। अभी जब भी मेरे पास कॉल आते हैं सर बोलते हैं कोई दूसरा चैनल का नाम है, सर ये वो है। मैंने कहा मैंने कभी ज़िंदगी में कोई चैनल देखा ही नहीं यूट्यूब का ऐसा मार्केट का। कभी-कभार 1-2 देखे होंगे तो भी वो मैंने इसलिए देखे होंगे कि मुझे अपना चैनल की ग्रोथ कैसे करनी है, उसके हिसाब से देखा कि उन्होंने क्या किया है ऐसा। मैं कभी भी उनके कंटेंट में नहीं जाऊँगा कि उन्होंने क्या क्या बोला, मेरे को ज़रूरत नहीं है। दिस नॉट अबाउट ईगो एंड ऑल दिस थिंग, दिस इज़ द सेल्फ डिसिप्लिन आई ऑलवेज़ मेंटेन, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ गाइज़। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब देखिए कितनी सारी चीज़ें फ़ायदा होती है। जब आप किसी से एडवाइस नहीं लेता हूँ मैं, राइट? तो मुझे क्या फ़ायदा होता है बताऊँ? मुझे ये फ़ायदा होता है कि मैं हर दिन सीखता हूँ। आप समझ रहे हैं? मैं जब किसी से एडवाइस ही नहीं लेता हूँ, खुद ही अपने आप करता हूँ, तो फिर मुझे सीख के करना पड़ता है, तो मैं हर दिन सीखता हूँ। और जो लोग सीधी-सीधी जो ये फालतू की टिपें वगैरह लेते रहते हैं ना, वो लोग क्या है कि ज़िंदगी भर टिप ही लेते रहते हैं, क्योंकि उनको सीखने को तो मिलता नहीं उनको। मैं आपको यहाँ पे सिखाता भी हूँ, न्यूज़ का एनालिसिस करना भी सिखाता हूँ। और देखो गाइज़ मार्केट में जब भी ऐसी बात आती है ना सिखाने की, तो लोग क्या बोलते हैं? मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि आप सीखें, तो आप सीखने में क्या चीज़ बोलेंगे कि क्या सीखनी होगी? आप बोलेंगे कि यार टेक्निकल चार्ट हो गया, न्यूज़ एनालिसिस हो गया, यही। लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है, ठीक है ना? मेरे लिए ऐसा नहीं है। जब भी मैं बोलूँगा कि मुझे मार्केट सीखना है ना, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूँगा। देखा, स्टैट्स के बारे में, माइंडसेट, हर चीज़ बोला है। कुछ लोग मज़ाक बनाते हैं, ये क्या माइंडसेट की बातें करता है, ये कोई साइकोलॉजिकल चैनल चला रहा है क्या यहाँ पे, राइट? तो तो बोलने से मैंने कहा ना हमेशा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट गाइज़ ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। आप खुद बैठ के सोचिए, एक दिन है ना आप मेडिटेशन या शांति से, बिल्कुल सन्नाटे में बैठ के सोचिए आप कि क्या जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो वैलिड नहीं है? आप सोचिए आपने पूरा जो आपने ट्रेडिंग किया आज तक, है ना? उसका ट्रेडिंग के हर एक-एक पल को सोचिए कि भाई मैंने क्या किया? तो आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी जो प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी है, जो आप ट्रेडिंग ज़िंदगी है आपकी, उसमें आप इसलिए हारे हो क्योंकि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो। ठीक है ना? आपने हमेशा गलत डिसीज़न कैसे लिए हैं? टेक्निकली गलत डिसीज़न नहीं लिए हैं, मेंटली गलत डिसीज़न लिए हैं। आपको ये नहीं पता चला कि आपको कहाँ पेशेंस रखना है, कहाँ नहीं रखना। आपको है ना किस आदमी से इन्फ्लुएंस होना है, ये आपको समझ नहीं आता है, राइट? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, किस आदमी से इन्फ्लुएंस होना है, कौन-सी चीज़ को लेना है, कौन स्पैमर हैं, कौन-सी न्यूज़ मैनिपुलेटेड है, ये आपको कभी समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया? क्योंकि आपका माइंडसेट सही नहीं है। कभी आपने देखा है ऐसे बंदे, जो हर 3-3 पॉइंट में मचलने लगते हैं, 4 पॉइंट में मचलने लगते हैं? मैं आपको सीधी-सी बताता हूँ, जो ऐसे बंदे होते हैं ना, देखिए कोई बड़ी नेचुरल सी बात है। पैसा उनका जैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो नीचे जाता है तो है ना? लेकिन स्मार्ट बंदे और जो मार्केट में कमाते हैं ना, वो बंदे ऐसे नहीं होते, मैं आपको बताऊँ। उन बंदों की कैरेक्टरिस्टिक ऐसे नहीं होती जो मार्केट में बहुत बड़ा कमाने की सोचते हैं। उनका ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? 3 या 4 पॉइंट में देखो अगर आप 3 या 4 पॉइंट में हड़बड़ा जाते हैं ना, तो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेट अवे साफ-साफ बोलता हूँ, आप ज़िंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल नहीं, मार्केट में तो नहीं कर पाएँगे। हो सकता है किसी और बिज़नेस या किसी और फ़ील्ड में आप कर लें, लेकिन उसमें नहीं कर पाएँगे। क्योंकि इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उसके साथ आप प्रोफ़ेशनल ट्रेडिंग में तो मुझे नहीं लगता कि आप जीवित रह सकते हो यहाँ पे। क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत उठा-पटक होती है, रोज़ होती है। कब तक बचोगे आप इस चीज़ से? ठीक है ना? कब तक बचोगे? चलो आज मैं आपको निकाल लूँगा, कब तक बचोगे आप, राइट? तो माइंडसेट, मेंटल स्ट्रेंथ पहले अपने आप पे ना इस चीज़ पे काम करो। उसके बाद मार्केट में ये टेक्निकल फंडामेंटल्स वगैरह पे जाओ आप, ठीक है ना? पहले आप डिसाइड करो कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं होता है कि इन अ रॉन्ग वे यू आर मेकिंग स्ट्रॉन्ग। आपने कोई गलत डिसीजन लिया, आप सड़ा हुआ एप्पल खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं तो बीमार नहीं होऊँगा क्योंकि मैंने तो एप्पल खाया है। मैं तो एप्पल वन एप्पल स्टे अवे द डॉक्टर्स, राइट? आप तो ये बोलोगे, जबकि आपने खाया सड़ा हुआ एप्पल, राइट? तो ऐसा नहीं करना है। एप्पल अच्छा खाना है और फिर कॉन्फिडेंट रहना है कि मुझे कुछ नहीं होगा, यू नो? तो वो चीज़ है। नॉलेज आपने पूरा लिया है, सब कुछ स्टडी किया है, आपने आर-एन-डी की है, रिसर्च पेपर की मेहनत सबको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता मार्केट में, ठीक है ना? आप सोचो कि मैं अजय भाई आ गए, मैं अजय भाई के 2-3 महीने के जो चैनल की वीडियो देख के मैं कुछ उखाड़ लूँगा, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे आप, सही बताऊँ मैं आपको, ठीक है ना? उसके लिए मैंने सालों-साल मेहनत की है,
राइट? आपको ऐसा नहीं आने वाला। सो मेंटल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी तरीके से कोशिश करिए कि आप साइकोलॉजिकल प्रिपेयर रहें कि आपको करना क्या है, ठीक है ना? वो उन चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करिए पहले। फिर उसके बाद आप न्यूज़ एनालिसिस, टेक्निकल, फंडामेंटल्स ये क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है गाइज़। मैं आज भी देखता हूँ मार्केट में। सीरियसली लिटरली खिचड़ी है, खिचड़ी। ऐसे चूँ-चाँ होती रहती है 2-2 3-3 पॉइंट के लिए। मैं अपने ग्रुप में देखता हूँ 3-3 पॉइंट के लिए। देखिए, उनके लिए 3 पॉइंट भी मायने रखता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिनके छोटे 1 या 2 लॉट होते हैं, ठीक है ना? तो उनके लिए तो वो भी मायने रखता है, बिल्कुल मायने रखता है, राइट? बिल्कुल मायने रखता है, लेकिन होता क्या है ना, है ना? जो इस तरीके से 2-2 3 पॉइंट के लिए करते हैं ना, अब आप मैं आपको समझाता हूँ, मैं 2 मिनट और लूँगा आपके। जो 2 या 3 पॉइंट के लिए इतना करते हैं ना, तो उनकी प्रॉब्लम क्या होती है बताऊँ आपको? उनकी प्रॉब्लम ये होगी कि भाई साहब आप 2-3 पॉइंट के लिए कर रहे हो और मार्केट आपको पता है कि मार्केट तो 10-10% 100-100 पॉइंट नीचे चला जाता है, ऊपर चला जाता है। अब आप मुझे बताओ अगर आप 2-3 पॉइंट के लिए इतना तड़प रहे हो, तो जो वो 30-40 पॉइंट का जो नीचे जाता है मार्केट, उसमें तो आप बिल्कुल चूर हो जाओगे। आप सब कुछ बेच-बाच के अपना वो लॉस बुक कर लोगे, फिर उसके बाद आएँगे, फिर मुझे बोलेंगे सर मुझे सर इतना 10 लाख का नुकसान हो गया सर, मुझे 5 लाख का नुकसान हो गया। तो गाइस मैं अपने इस प्लेटफ़ॉर्म से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़, प्लीज़ सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करें मार्केट के लिए। उसके बाद मार्केट में घुसें, समझ रहे हैं? पहले ये प्री क्वालिफ़िकेशन है। कोई भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना? आप कोई बैंक ऑफ़िसर बनते हैं तो उसके लिए एग्ज़ाम होता है, राइट? ठीक है ना? मार्केट में भी उसी तरीके से करिए आप। जब आप किसी जॉब के लिए क्वालीफ़ाई होते हैं ना, तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। देना पड़ता नहीं पड़ता है, इसको एज़ अ प्रोफ़ेशनल ट्रेडिंग लीजिए कि जब आप प्रोफ़ेशनल ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में घुस रहे हैं, आपका इंटरव्यू कोई नहीं लेगा, आपको खुद को अपना इंटरव्यू लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी चीज़ को? तो वो इंटरव्यू लीजिए कि आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं या नहीं है और जिस बिज़नेस में आप एंटर होने जा रहे हैं, वो बिज़नेस बड़ा वोलेटाइल है, बड़ा रिस्की है। उसमें ना बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा मेरा वीडियो। दोस्तों लाइव सेशन में आएँगे आज, कोशिश तो मेरी पूरी रहेगी और होपफुली मुझे लगता है कि 6:30 7 ओ क्लॉक हमारा लाइव सेशन हो जाएगा। मैं आपको इंटीमेट कर दूँगा गाइज़। तब तक के लिए दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।